नमस्कार किसान भाइयों, जय हिंद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा पूरा दूरदर्शन की टीम, कृषि दर्शन की टीम आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय महापर्व है जिस पर हमें गर्व है। किसान भाइयों, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कृषि के क्षेत्र में विकास कर रहा है और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो देश है, हमारे किसान भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा उन्नति करे। कृषि दर्शन कार्यक्रम आप लोगों के लिए समय समय पर अच्छी अच्छी जानकारियाँ ला कर देते हैं, अनुसंधानों की जानकारी मिलती है, कृषि वैज्ञानिकों से हम आपको रूबरू करवाते हैं। आज का हमारा जो कृषि दर्शन का कार्यक्रम है वो एक सक्सेस स्टोरी जिसे आप कह सकते हैं, एक सफल बात कह सकते हैं, एक सफल कहानी आपके सामने हम रखना चाहते हैं। और वो कहानी है शाजापुर जिले में कृषि विकास की। किस तरह धीरे धीरे जो शाजापुर है आगे बढ़ रहा है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा हमारा जो नगर है शाजापुर, ये मध्य प्रदेश का शहर है और यहाँ पे जो कृषि है वो बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। किसान भाई किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति किस तरह हो रही है, इन्हीं सब की जानकारी जो दे रहे हैं वो हमारे विशेषज्ञ के.एस. यादव, उप संचालक कृषि जिला शाजापुर से हैं। आइए देखते हैं शाजापुर की कृषि विकास यात्रा। शाजापुर ज़िला मालवा का प्रथम ज़िला यहाँ से शुरू होता है। शाजापुर ज़िले का कुल क्षेत्रफल जो है 3,02,000 हेक्टेयर है, जिसमें से यहाँ पर जो ज़िला है इसमें कृषि और उद्यानिकी और दोनों को मिला करके विविध खेतियों से भरा ज़िला है ये। यहाँ के किसान काफ़ी जागरूक और नवाचार के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ पर व्यावसायिक खेती बहुत ही प्रारंभ से हो चुकी है, जिसका परिणाम स्वरूप यहाँ पर रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशक का उपयोग एक समय काफ़ी मात्रा में हो रहा था। इसके लिए यहाँ के किसानों को और यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से हम पिछले 2 वर्षों से जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को एक अभियान के रूप में चला रहे हैं। किसान हमारे यहाँ के इस रूप में भी काफ़ी जागरूक रहे हैं और यहाँ पर एक अभियान के रूप में किसान जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिसी के परिणाम स्वरूप हम लोगों ने उत्साही होकर एक शीघ्र ही शाजापुर ज़िले में जो उत्पाद हैं, जैविक उत्पाद और प्राकृतिक उत्पादों को बेचने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने वाले हैं, जिसका शीघ्र ही आगामी 22 तारीख को 22 फरवरी 2023 को उसका शुभारंभ भी करने वाले हैं। और इसमें सीधा उत्पादक और क्रेता, बीच में कोई भी नहीं रहेगा। इसमें बीच के दलाल या बीच के जो करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, उसमें कोई भी शामिल नहीं रहेगा। सीधा एक प्रति रविवार सुबह 11 बजे से 4 बजे तक वो बाज़ार रहेगा, जिसमें हमारे जो उत्पाद हैं बेचने के लिए इनको मंच उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी व्यवस्था बनने के बाद हमारे किसानों को वाजिब उसकी कीमत मिलेगी और जो क्रेता है उसको रसायन मुक्त उत्पाद मिलेगा। ये हमारी उम्मीद है और इस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के किसानों का जो उत्साह है उसको देखते हुए हमारे जिला प्रशासन ने भी इस पुरानी मंडी में उसको देने के लिए यहाँ पे आश्वासन दे दिया गया है। जिला प्रशासन के सहयोग से हम उसको शीघ्र ही पूरा करने वाले हैं। यहाँ पर विविध खेती इतने प्रकार से होती है, विविध खेती का बहुत बड़ा ज़िला है ये अपने आप ही। यहाँ पर इतनी व्यावसायिक फसलें भी होती हैं। किसान यहाँ पे व्यावसायिक फसलों में सब्जियाँ हैं और आपका सब्जियों में भी आलू जो हैं, आलू यहाँ से काफ़ी दिनों से बोया जा रहा है। मिर्च यहाँ पे पहले काफ़ी दिनों से बोई जा रही है और अभी इस पिछले 2 वर्षों में हम लोग एक जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप है सरसों की ओर, यहाँ पे एक नई फसल का लोगों ने उत्साह से उसका स्वागत किया है। सरसों यहाँ पिछले 2 वर्षों में लगभग 6,500 हेक्टेयर में सरसों की खेती प्रारंभ की गई, जो एक यहाँ के लिए विविधता के रूप में एक और इसमें कड़ी जुड़ गई है। और इस ज़िले में यहाँ के किसानों ने बाहर तक सीधा मार्केटिंग करते हैं। ये काफ़ी जिनको कि काफ़ी फ़ायदा भी होता है।
ये हमारा प्रयास रह रहा है कि हम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का भी यहाँ से लोगों को अच्छा मंच उपलब्ध कराएं, जिससे कि अधिक से अधिक ये लाभ कमा सकें और रसायन मुक्त खेती और स्वस्थ भारत के रूप में हम एक कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। यही हमारी आशा है और आपकी टीम को जिला प्रशासन की ओर से, कृषि विभाग की ओर से और कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम कृषि विज्ञान केंद्र अभी हमने एक नया शुरू किया है, जो प्राकृतिक खेती के लिए हम बच्चों को, जो स्कूल हैं ज़िले के सभी स्कूलों में, हायर सेकेंडरी स्कूलों में, हमारा एक सभी कृषि विज्ञान की सहायता से, हमारे आत्मा के कर्मचारियों की ओर से, अधिकारियों की ओर से सभी स्कूलों में आधे आधे घंटे का एक एक पीरियड लिया जा रहा है, जो हमारी जिला शिक्षा अधिकारी से हमारी चर्चा हो चुकी है। सभी स्कूलों में इसका हम प्रचार प्रसार के लिए, क्योंकि बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों को ऑर्गेनिक खेती के बारे में मालूम है, तो हम जो बड़े बच्चे हैं उनको इसके प्रचार प्रसार के लिए हम उनको ज़रूर इसमें भागीदारी बनाना चाहते हैं। ज़िले में भारत सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं वो हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तलहन, जिसमें हम प्रमुख, जिसमें जो घटक हैं किसानों के यहाँ प्रदर्शन और इसमें सिंचाई यंत्रों का सीधा जो पोर्टल है, उस पोर्टल से ही आवेदन होते हैं। पोर्टल में ही आवेदनों के बाद राशि जमा करते हैं, किसान शेयर जमा करते हैं। इसके बाद उनका भौतिक सत्यापन होता है और सीधे डीबीटी के माध्यम से इनमें कृषि यंत्रों, सिंचाई यंत्रों के भुगतान, जो अनुदान का भुगतान सीधे किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है। दूसरी योजना है हमारी जो है एक अभी राष्ट्रीय बायोगैस योजना, जो कि अभी पिछले 2 साल से बंद थी, इस बार से फिर शुरू हो गई है, जो एक जैविक खेती में भी अच्छा इसका उपयोग होगा। इसमें हमारे पास अभी 22 बायोगैस संयंत्रों का टारगेट आया, जो हम एमपी एग्रो के माध्यम से इसको पूर्ण करा रहे हैं। एक और योजना अभी हमारी है जो किसानों के लिए आत्मा योजना के अंतर्गत हम इसमें जैविक पूरा प्राकृतिक खेती के रूप में ही प्रदर्शन के रूप में इसमें हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का काफ़ी सहयोग ले रहे हैं। आत्मा के अंतर्गत जिन गाँवों में भी हमारी गतिविधि होगी वो भी प्राकृतिक खेती के रूप में ही रहेगी। एक हमारी योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कृषि विभाग के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत कृषि सिंचाई यंत्रों पर सीधा अनुदान डीबीटी के माध्यम से ही उसमें भी दिया जाता है। और दूसरा है जो अभी रसायनों के उपयोग से और रासायनिक खाद के उपयोग से, अभी हम एक रासायनिक खाद का क्राइसिस चल रहा था यूरिया का, उसके लिए नैनो यूरिया का भी ज़िले में काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया है और इफ़को के माध्यम से अलग अलग जगह हम किसानों के लिए डेमोन्स्ट्रेशन भी दिए गए हैं। नैनो यूरिया का उपयोग बढ़ने से जो यूरिया की क्राइसिस होती थी प्रदेश में, वो काफ़ी हमने उस पर नियंत्रण पाया है। यूरिया का उपयोग, इसको दूसरी बार पानी देने के बाद हम नैनो यूरिया का यहाँ पर लोगों के लिए बढ़ावा दिया गया, लोगों ने काफ़ी इसको सराहा भी गया है। लोगों ने नैनो यूरिया का उपयोग पिछले 2 वर्षों से किया भी जा रहा है यहाँ पर, जो कि इसी प्रकार से हम इस रसायन मुक्त खेती के लिए एक अभियान जो हम चलाएंगे, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और पशुपालन विभाग तीनों के सहयोग से हम एक हर गांव में हम एक रैली भी आयोजित करने वाले हैं, जो कि एक पूरे ज़िले में रसायन मुक्त और प्राकृतिक खेती के प्रचार प्रसार के लिए एक अभियान का लोगों को दृष्टिगोचर होगा। तो काफ़ी लोग इसमें हमको सहायता भी मिल रही है। अभी लोगों के बीच में चर्चा होने लगी है। हमारे यहाँ के जागरूक किसान इसमें काफ़ी आगे बढ़ के भाग भी ले रहे हैं। ये हमारा पूरा उसमें उद्देश्य रहेगा कि हम रसायन मुक्त खेती और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि कृषि की लागत को हम कम करें और लाभ का उसको डबल करें, इसके उद्देश्य में भी प्राकृतिक खेती, जिसको हम कभी 0 बजट की खेती की बात कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान उसमें रहेगा। तो हम
स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत और स्वस्थ किसान की हमारी अवधारणा को हम इसमें पूरा करेंगे। किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर
तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है,
और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूं और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने 5 क्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 लाख तक मतलब आ जाती है। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એ સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी। किसान भाइयों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है खबरें खेती जानने का। आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बिना गारंटी मिलेगा ऋण, जबलपुर के मटर की मांग देश विदेश में। जैविक खेती ने बदली किसान की तकदीर, बनेंगे कोदो कुटकी के स्वादिष्ट व्यंजन और सही समय पर करें गेहूं की सिंचाई। और अब खबरें विस्तार से। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पशुपालन आमदनी का एक मजबूत स्रोत बनता जा रहा है। इस क्षेत्र में किसान भी अपनी दिलचस्पी दिखाकर आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। सरकार भी इसमें पशुपालकों की भरपूर मदद कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को पशुपालन की शुरुआत करने पर 10 लाख रुपए का लोन देता है। पिछले दिनों एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन किया था, जिसके अनुसार किसानों को इस ऋण के बदले किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं रहेगी। MOU के मुताबिक 2, 4, 6 और 8 दुधारू पशु खरीदने के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में चयनित 3 से 4 बैंक शाखाओं द्वारा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। मार्जिन मनी के रूप में लाभार्थी को 10% राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा नाबार्ड भी किसानों को डेयरी शुरू करने के लिए ऋण देता है। सरकार द्वारा किसानों को खेती में नित नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान सरकार के सहयोग से जैविक और आधुनिक खेती को अपनाकर लाभ कमा रहे हैं। प्रदेश के जबलपुर जिले के मनकेड़ी गांव के किसान दुर्जन सिंह ने न केवल जैविक तरीके से खेती कर रहे हैं बल्कि अन्य किसानों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। दुर्जन सिंह पटेल पशुपालन भी करते हैं, जिसके गोबर और गौमूत्र से वे जैविक खाद और जैविक कीटनाशक बनाते हैं। किसान का कहना है कि जैविक तरीके से कृषि करने से खेती की लागत आधे से भी कम हो गई है। जैविक विधि से जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ रही है, खेत की मिट्टी भुरभुरी और मुलायम बनी रहती है। दुर्जन सिंह किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा आयोजित अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं। किसान दुर्जन सिंह जैविक खेती में इतने पारंगत हो चुके हैं कि अब वे खेतों में जाकर अन्य किसानों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। भारत सरकार के प्रयास से यह साल विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में प्रदेश में भी मोटे अनाज को प्रोत्साहित और प्रचारित करने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय फसल कोदो कुटकी को आधुनिक तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। अब जिले की आदिवासी महिलाएं इसके लजीज और स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगी। मिलेट मिशन के तहत ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो कुटकी जैसे अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पिछले दिनों छिंदवाड़ा में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और पंचायत CEO ने आदिवासी महिलाओं द्वारा संचालित कोदो कुटकी प्रसंस्करण और पैकिंग यूनिट का निरीक्षण किया। इस मौके पर मिलेट मिशन में शामिल फसलों और उत्पादों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में अतिथियों ने आदिवासी महिलाओं द्वारा मिलेट से बने व्यंजनों का लुत्फ उठाया।
गेहूं की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उचित समय पर इसमें सिंचाई की जाए। गेहूं की फसल की संपूर्ण अवधि में लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर जल की जरूरत होती है। गेहूं की फसल के लिए सामान्यतः 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसमें भारी मिट्टी में 4 और हल्की मिट्टी में 6 सिंचाई पर्याप्त होती है। गेहूं की फसल की 6 बार सिंचाई करना जरूरी होता है। दोमट मिट्टी में गेहूं की बुवाई के 20 से 25 दिनों के बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई कल्ले निकलते समय यानी बुवाई से 45 से 50 दिनों के बाद करें। तीसरी सिंचाई बुवाई के 70 से 80 दिनों के बाद कर सकते हैं और चौथी सिंचाई दानों में दूध भरते समय यानी कि बुवाई के 95 से 110 दिनों के बाद करें। उचित मात्रा में पानी उपलब्ध होने पर उपयुक्त सभी अवस्थाओं में सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि पौधों की बढ़वार के लिए प्रत्येक अवस्था में पानी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पानी पूरी सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं होता है। ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई विशेष अवस्था में करें। बलुई भूमि में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है और मटियार में अधिक की, क्योंकि बलुई भूमि को पानी रोकने की क्षमता मटियार भूमि की अपेक्षा कम होती है। यदि सिंचाई अधिक उपज के अंतर पर की जाए तो सिंचाई की गहराई अधिक होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में पानी का स्तर भूमि की सतह के समीप हो तो उन क्षेत्रों में कम संख्या में सिंचाई की आवश्यकता होगी, क्योंकि बाद की अवस्थाओं में भूमि के इस जल स्तर से कुछ पानी पौधों की जड़ों में उपलब्ध हो जाता है। औसतन 6 से 7 सेंटीमीटर पानी प्रत्येक सिंचाई में देना चाहिए। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, शाजापुर जिले की कृषि विकास यात्रा के बारे में आपने इतनी अच्छी जानकारी देखी। आपने देखा कि किस तरह हमारे किसान भाई जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और अब शाजापुर कृषि के लिए आगे बढ़ रहा है और वहाँ की जो कृषि है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो रही है, उन्नति हो रही है। हम इसी की और चाहते हैं कि ये चीज़ें आगे बढ़ें, कृषि और उन्नति हो और प्रगतिशील हमारे किसान बने। इसी के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, स्वीकार कीजिए। नमस्कार।